संजू। ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 8। सुलह। लंबे इंतजार के बाद 11,000 शब्दों से अधिक का ये भाग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस भाग में जहाँ संजू को नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वहीं उसकी मुलाकात ऋतु से होने वाली है। इस भाग के अंतिम 5,000 शब्द मैंने बहुत दिल से लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि संजू और ऋतु की ये मुलाकात आप सभी को पसंद आएगी। जब संजू की सुबह सुबह आंख खुली, तब तक सूरज चढ़ आया था। आज संडे था, इसलिए उसकी माँ ने भी उसे जगाया नहीं था। कम से कम एक दिन संजू चैन की नींद के बाद उठ सकता था। उसने बिस्तर पर ही अंगड़ाई ली। नाइटी पहने हुए संजू की अंगड़ाई भी बड़ी लुभावनी थी। संजू को भी नाइटी पहनना पसंद था। उसकी कोमलता उसके कोमल अंगों के लिए बिल्कुल सही थी। क्योंकि अपनी माँ के कहे अनुसार संजू बिना ब्रा पहने सोया करता था, इसलिए उसके कोमल स्तनों के लिए उसकी नाइटी के कपड़े की तरह ही कुछ सॉफ्ट पहनना उचित था। उठकर संजू ने खिड़की के बाहर देखा। संडे का दिन मतलब स्कूल नहीं जाना, यानी कि आज उसे स्कूल में अपनी टाइट स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, वरना रोज सुबह सुबह नहाते ही उसका सबसे पहला काम स्पोर्ट्स ब्रा पहनना होता था। उसका उसमें एक घुटन सी महसूस होती थी, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि एक मानसिक घुटन भी थी। वो कम से कम आज उसे कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसके चेहरे पर सुबह सुबह एक संतुष्टि का भाव था। उठकर सबसे पहले वो बाथरूम की ओर बढ़ा। बिना ब्रा के चलते हुए उसके स्तन हिल उठते, इस चीज का तो वो आदी हो चुका था। बाथरूम में ब्रश करने के बाद संजू नाइटी पहने हुए ही नीचे किचन में अपनी माँ के पास जाना चाहता था। किचन से सुबह सुबह नाश्ता बनने की खुशबू जो आ रही थी, पर संजू इतना तो जानता था कि बिना ब्रा पहने इस तरह घूमना भी ठीक नहीं है। इसलिए उसने अलमारी से एक ब्रा निकाली और नाइटी उतारकर उस ब्रा को पहनने लगा। इस ब्रा को वो थोड़ा कम ही पहनता था, क्योंकि पिछले कुछ समय से उसे इसमें कंफर्ट थोड़ा कम लगता था। स्पोर्ट्स ब्रा की घुटन से तो बेहतर ही है, संजू ने मन ही मन सोचा और ब्रा को पहनकर ऊपर से फिर अपनी नाइटी पहन ली। नीचे जाने के लिए सीढ़ी से उतरते वक्त अब उसके स्तन हिल नहीं रहे थे, क्योंकि अब उन्हें उसकी ब्रा ने संभाला हुआ था। जब धीरे धीरे चलते हुए वो किचन पहुंचा, वहां उसने देखा कि माँ तो नहा धोकर तैयार थी और नाश्ता बना रही थी। अपनी प्यारी माँ को देखकर उसके मन में विचार आया कि उसके पास कम से कम संडे तो होता है देर से उठने के लिए, पर उसकी माँ की तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। अपनी माँ के प्रति प्यार अनुभव करते हुए संजू अपनी माँ की पीठ से लिपट गया। गुड मॉर्निंग माँ, संजू ने प्यार से अपनी माँ से कहा। उठ गई बेटा, ब्रश हो गया तेरा? हाँ माँ, चल ठीक है। अब दोनों माँ बेटी साथ में नाश्ता कर लेती है। तेरी पसंद के पराठे बनाए हैं, माँ ने प्यार से कहा। हाँ माँ, बड़ी जोरों की भूख लग रही है, संजू ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी नाइटी उसके चिकने पेट पर उसके हाथों के साथ फिसलने लगी। लड़कियों के कपड़ों में भी कुछ न कुछ खास होता है जो कोई लड़का जान भी नहीं सकता। शायद संजू भाग्यशाली है जो उसे ये सब अनुभव करने का मौका मिल। यकीनन ही यदि किसी लड़के ने नाइटी पहनकर कभी एक बार उसके कंफर्ट को महसूस कर लिया, तो वो सोते जागते कुछ और पहनने के बारे में सोच ही नहीं सकेगा। जब तक संजू की माँ पराठे के साथ चटनी और दही वगैरह इकट्ठा कर रही थी, तब तक संजू ने भी टेबल पर प्लेट कटोरी इत्यादि जमा दिए थे और फिर खुद एक कुर्सी खोलकर उसमें बैठ गया था। यूं तो नाइटी में बड़ा खुलापन महसूस होता है, फिर भी पैरों तक ढंकी हुई होने की वजह से नाइटी में ठंड के दिनों में भी एक गर्माहट महसूस होती है। संजू को भी ऐसा लग रहा था। उसने अपनी जांघों पर हाथ फेरकर अपनी नाइटी को सुधारा और चहकती हुई चिड़िया की तरह माँ की ओर देखकर नाश्ते का इंतजार करने लगा। माँ ने संजू की प्लेट पर एक पराठा रखा और खुद भी बगल में बैठ गई।
संजू ने जो ही पराठे को खाने के लिए हाथ उठाया उसे उसकी ब्रा में कुछ प्रॉब्लम महसूस होने लगी। उसने अपने एक हाथ से ब्रा को थोड़ा एडजस्ट किया और पराठा खाने लगा। माँ ने संजू को अपनी ब्रा को एडजस्ट करते देखा मगर उन्होंने उस बारे में कुछ सोचा नहीं। मगर जब थोड़ी देर बाद संजू को उन्होंने फिर अपनी ब्रा के साथ संघर्ष करते हुए देखा तो उन्होंने आखिर संजू से पूछ ही लिया, क्या बात है संजू? कोई प्रॉब्लम है वहाँ? तू बार बार अपनी ब्रा को ठीक कर रही है? माँ, पता नहीं क्यों पिछले कुछ हफ्तों से मेरी ये वाली ब्रा मुझे चुभ रही है, संजू ने जवाब दिया। उसने भी इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था कि सिर्फ इकलौती यही ब्रा उसे क्यों परेशान कर रही है। हो सकता है कि ब्रा छोटी हो गई हो, माँ ने कहा। आपका मतलब कि ये धोने से सिकुड़ गई है? क्योंकि मेरी दूसरी किसी भी ब्रा में मुझे चुभन महसूस नहीं होती, संजू ने पराठा खाते हुए कहा। थोड़ा अजीब सा रिश्ता था ये माँ बेटे के बीच का। दोनों ब्रा के बारे में इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कि ये सामान्य सी बात हो। वैसे यह बात सामान्य ही होनी चाहिए, आखिर संजू डेली ब्रा जो पहनता था। लेकिन जब संजू ने अपनी परेशानी बताई तो माँ के दिमाग में अब नई चिंता ने घर कर लिया था। सच तो ये था कि संजू की माँ ने संजू के लिए सभी ब्रा एक ही साइज की खरीदी थी। क्योंकि संजू के लिए ब्रा पहनना नया नया अनुभव था, उन्होंने अधिकांश ब्रा ऐसी ली थी जिसमें स्पोर्ट के लिए कोई वाया न हो, जैसा अक्सर बड़ी औरतों की ब्रा में होता है। पर फिर भी उन्होंने एक ब्रा वाया स्पोर्ट वाली ली थी, ये देखने के लिए कि संजू उसमें कंफर्ट महसूस करता है या नहीं। अब तक तो संजू को कोई शिकायत भी नहीं थी, मगर आज जो परेशानी संजू बता रहा है उसका एक ही मतलब हो सकता था। ऐसी ब्रा का वाया स्तनों पर तभी चुभता है जब स्तन ब्रा के साइज से बड़े हो जाते हैं। संजू के स्तनों के बड़े होने का मतलब ये था कि अब बस कुछ समय की बात है जब संजू के लिए उसके स्तनों को छिपाना और मुश्किल हो जाएगा। संजू की अन्य ब्रा में क्योंकि वाया नहीं था इसलिए उसे चुभन नहीं होती थी, मगर उसे उनमें टाइट तो महसूस होता ही होगा। सुबह सुबह संजू की माँ संजू को आने वाली परेशानी के बारे में बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बस मुस्कुराती हुई संजू की ओर प्यार से देखती रही। और संजू भी अपनी माँ की प्यार भारी नज़र को देख खुश था। पर उस नज़रों में उसकी माँ उसके स्तनों को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या वास्तव में वो बड़े हो गए थे या फिर ये सिर्फ उनका अंदेशा था। क्योंकि संजू की नाइटी जरा ढीली सी थी, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अपना नाश्ता खत्म करने के बाद संजू जैसे ही अपनी प्लेट को धोने की जगह पर रखने के लिए उठा, उस पल में थोड़ी देर के लिए उसकी नाइटी तनकर उसके स्तनों पर चिपक सी गई थी। उसने मुस्कुराकर अपनी नाइटी को जरा झटका और चलकर किचन के बेसिन की ओर चल दिया। हालांकि यह सिर्फ कुछ सेकंड की बात थी, पर इतना समय काफी था संजू की मां को देखकर समझने में कि संजू के स्तन का उभार उसकी ब्रा के कप की लाइन से बाहर निकल रहा था। मां, तुम अपनी प्लेट भी दे दो, मैं आज बर्तन धो देती हूँ, संजू ने किचन में बेसिन के पास खड़े खड़े कहा। नहीं, तू रहने दे बेटा, तू ऐसा कर, तू ऊपर जाकर अपने कमरे से तेल की शीशी लेकर आ जा। आज तेरे बालों पर तेल लगा देती हूँ, फिर तू उसके बाद नहाते वक्त शैम्पू कर लेना, माँ ने संजू से कहा। उन्होंने संजू को जरा भी एहसास न होने दिया कि उनके मन में अब एक नई चिंता है। माँ की बात सुनकर संजू अपनी माँ के पास आकर उनको गले से लगा लिया। माँ तो अब भी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और संजू ने जब उन्हें पीछे से गले लगाया तो संजू के स्तन उसकी माँ की बाजू से दब गए। सच में संजू के स्तन बड़े हो रहे थे, ये उसकी माँ से छिपा नहीं था। फिर भी उन्होंने प्यार से संजू के चेहरे पर हाथ फेरा और संजू अपने कमरे में तेल की शीशी लेने चला गया। ओह माँ, तुम जब भी मेरे बालों में तेल लगाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग पहुँच गई हूँ। इतना आराम मिलता है मुझे, संजू ने बंद आंखों के साथ अपनी माँ से कहा। संजू इस वक्त अपनी माँ के पैरों से टिककर फर्श पर दरी बिछाकर बैठा हुआ था। उसने अभी भी नाइटी पहना हुआ था। नहाने के बाद वैसे भी उसे कपड़े बदलने ही थे।
वहीं माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से तेल लगा रही थी। तेरे इतने सुंदर लंबे घने बालों में तो तेल लगाना मुझे भी बहुत खुशी देता है। मेरे न सही, मेरी बेटी के बाल तो इतने घने हैं, माँ ने कहा। माँ, तुम कुछ भी कहती रहती हो। तुम्हारे भी तो इतने खूबसूरत बाल है। अभी तो तुम्हारे बालों की लंबाई के आधे भी नहीं है मेरे बाल। देखना तुम, मैं भी तुम्हारी तरह इतने लंबे बाल करूंगी कि एक दिन मेरे घुटनों तक आएंगे। संजू हंसते हुए बोला। सच में संजू को इस तरह खिलखिलाते और एक लड़की के रूप में खुश देखना एक सुखद अनुभव था। कोई भी उसे इस वक्त देख ले तो वो संजू को यही हिदायत देता कि संजू को लड़की ही रहना चाहिए। आखिर इतना खुश जो है वो, मगर ये सब इतना आसान भी नहीं होता है। ठीक है, तो बढ़ा लेना अपने बाल। तुझे मना कौन कर रहा है? मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी के बाल लंबे और घने हो। माँ ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। संजू भी एक प्यारी बेटी की तरह मुस्कुरा दिया। बेटा तुझसे एक बात कहूँ? माँ ने कहा। हाँ कहो न माँ। बेटा, मुझे लगता है कि तेरी ब्रा छोटी नहीं हुई है। माँ ने संभलकर अपने शब्दों का चयन किया। मुझे लगता है कि तेरी ब्रा अब तुझे छोटी पड़ रही है। तुम क्या कहना चाह रही हो माँ? संजू ने बेखबरी के साथ कहा। उसे तो अभी माँ के हाथों तेल लगवाने में मजा आ रहा था। उसे पता भी नहीं था कि ये कितनी गंभीर बात हो रही है। बेटा तू अभी जवान हो रही है, और उसी के साथ साथ तेरा शरीर भी बढ़ रहा है। माँ सीधे सीधे नहीं कह पा रही थी जो वो कहना चाहती थी। मतलब, संजू तो अभी भी अपनी खुशी में मस्त था। उसके पैर उसकी नाइटी से बाहर निकल रहे थे, सो उसने अपने पैरों को नाइटी से ढंकते हुए माँ से कहा। मतलब यही बेटा कि तेरे स्तनों का आकार भी बढ़ रहा है, और हो सकता है कि तुझे जल्दी ही बड़ी ब्रा पहननी पड़ेगी। माँ ने आखिर संजू से कह ही दिया। चिंतित होने की बजाय संजू के मन में तो ये बात सुनकर खुशी होने लगी, क्योंकि वह जब भी खुद को आईने में देखता था तो उसे यही लगता था कि काश उसके स्तन ऋतु की तरह बड़े होते। कितना सुंदर लगेगा वो और बड़े स्तनों के साथ। ठीक है न माँ, तो और बड़ी साइज की ब्रा ले लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? संजू ने कहा। बचपन भी कभी कभी कितना नादान होता है ये संजू की माँ देख रही थी। वो तो ठीक है बेटा, मगर फिर ऐसा हो सकता है कि तेरी स्पोर्ट्स ब्रा तेरे लिए आरामदायक न रह जाए, और जब तू स्कूल जाएगी तब शायद, माँ से आगे कहा न गया, और अचानक ही संजू को समझ आया कि माँ क्या कहना चाह रही है। स्कूल में किसी को भी उसके स्तनों के बारे में पता चल गया तो सभी लड़के लड़कियां न जाने उसका कितना मजाक उड़ाएंगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई हो। बेटा, तू मेरी एक बात मानेगी? माँ ने संजू से पूछा। मगर संजू ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ ने आगे कहा, हो सकता है कि हमें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि हमें इस बारे में कुछ करना भी न पड़े। वैसे भी इस क्लास में तुझे बस 3 महीने और जाना है, फिर तो गर्मी की छुट्टियां भी आ जाएगी। तब हमारे पास सोचने के लिए बहुत समय रहेगा। लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति आई तो क्या तू मेरी बेटी बनकर स्कूल जाएगी? माँ, ये क्या कह रही हो? संजू ने गुस्से में कहा। बेटा, हो सकता है कि इसकी जरूरत न पड़े, पर यदि तेरा शरीर इसी तरह बढ़ता रहा तो तू स्पोर्ट्स ब्रा से अपने तन को छिपा नहीं पाएगी। माँ, ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी रेगुलर ब्रा पहनकर स्कूल चली जाऊंगी, मगर मैं लड़की बनकर स्कूल जाऊंगी तो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। मगर बेटा, पर फिर इस शरीर को कैसे छिपाएगी तू? माँ, जरूरत पड़ी तो मैं सलवार सूट या स्कर्ट भी पहन लूंगी, मगर मैं लड़की बनकर स्कूल नहीं जाऊंगी। संजू को अपनी ही बातों के विरोधाभास के बारे में सोचकर रोना आ गया और वो अपने घुटनों के बीच सर रखकर सिसकने लगा, और अपने हाथों से अपनी नाइटी को सीने पर पकड़कर अपने स्तनों को छिपाने की कोशिश करने लगा। बेटा, माँ ने कुछ देर रुककर संजू को समझाया, तू घबराती क्यों है? अभी तो बहुत महीने बाकी है इस बात को तय करने में। हो सकता है कि हमें ऐसा कुछ करना न पड़े।
माँ ने संजू के सर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। माँ, तुम तो कहती थी कि जब सही समय आएगा तब मैं अपने जीवन के बारे में खुद तय कर सकूंगी, और तुम मुझे अब कह रही हो कि मैं लड़की बनकर स्कूल जाऊं, चाहे मेरी मर्जी हो या न हो। लड़की की तरह बात करते हुए भी संजू को बाहर की दुनिया में लड़की बनकर जाना उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। बेटा, मर्जी तो तेरी ही होगी। भले तुझे कुछ समय लड़की बनकर स्कूल जाना पड़े, पर तेरे ट्रीटमेंट के बाद क्या पता कॉलेज में तू फिर से लड़का बनकर अपनी मर्जी से जी सके। माँ, कभी लड़का, कभी लड़की, और फिर लड़का, सारी उम्र क्या मैं अपना इसी तरह मजाक उड़वाती रहूंगी। संजू की बात सही थी। रोती हुई संजू को आखिर माँ ने गले लगाया और बोली, आई एम सॉरी बेटा, जो मैं तुझे इस परेशानी के बारे में बताने लगी, शायद मैंने समय से पहले ही चिंता व्यक्त कर दी। कम से कम अभी तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चल अब मेरी अच्छी बेटी की तरह जाकर अपने बालों को शैम्पू करके तैयार हो जा। मैं भी रेडी होती हूँ, मुझे भी मार्केट जाना है किराना और दूसरा सामान लेने के लिए। माँ का प्यार यदि साथ हो तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल का भी सामना किया जा सकता है। संजू को पता था कि उसकी माँ और उसके पापा उसके साथ हमेशा रहेंगे और उसे हर परेशानी से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। शायद इसी आस में संजू ने अपनी आंखों से आंसू खुद ही पोंछ लिए और अपने कमरे में नहाने के लिए बढ़ गया। बाथरूम पहुंचकर उसने अपनी नाइटी और ब्रा को उतारकर खुद को आईने के सामने में देखा। अपने स्तनों को देखकर वो खुद सोचने लगा कि कैसा होगा यदि उसके स्तन और बड़े हो जाते हैं। उसे याद आ रही थी अपनी वो खुशी जब उसने साड़ी पहनी थी और उसके साथ पहनी थी वो पुशअप ब्रा जिसमें उसके स्तन बड़े लग रहे थे। हाँ, वो बहुत खुश था तब, पर क्या हमेशा हमेशा के लिए बड़े स्तनों के लिए वो तैयार था? यही सब सोचता हुआ संजू नहाने के बाद अपने बालों को अपनी मम्मी के हेयर ड्रायर से सुखाने लगा। संजू को एहसास हो चला था कि शायद उसके पास अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। हो सकता है कि उसकी चिंता व्यर्थ हो, पर अभी तो उसकी चिंता जायज थी। नमस्ते आंटी, आपने कहा था कि मैं आज संजू से मिल सकती हूँ। ये ऋतु थी जो इस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। ऋतु के सच जानने के पहले तो संजू की मम्मी किसी न किसी बहाने से ऋतु को घर आने से मना कर देती थी ताकि संजू का सच बाहर न आए, मगर संजू की मम्मी को ऋतु से खास लगाव था। उन्होंने ऋतु को उसके बचपन से अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा था और फिर संजू और ऋतु हमेशा से साथ खेलते थे और अच्छे दोस्त भी थे। ऋतु इतनी अच्छी और प्यारी बच्ची थी कि कोई भी उसे अपना प्यार देने से वैसे भी रोक नहीं सकता था। संजू की मम्मी भी ऋतु को बहुत प्यार देती थी, यहाँ तक कि जब संजू छोटा था तो वो अपनी माँ से गुस्सा करता था कि वो ऋतु को ज्यादा प्यार करती है बल्कि संजू को डांटती है। पर फिर संजू के बड़े होने के बाद जब से उसके शारीरिक बदलाव शुरू हुए, तब से उसे बचाने के लिए ऋतु को संजू की मम्मी मिलने से मना किया करती थी। जब एक बार ऋतु को सच पता चल गया तब एक बार को उन्हें तसल्ली हुई थी कि अब उन्हें दो अच्छे दोस्तों के बीच दीवार बनने की जरूरत नहीं रह गई है। पर अब संजू ऋतु से नाराज था। वो ऋतु से बात नहीं कर रहा था। संजू की मम्मी पूरी तरह इसका कारण समझ तो नहीं सकी थी क्योंकि उन बच्चों ने अपने प्यार के बारे में कभी उनसे बताया न था। फिर भी उन्होंने ऋतु से कहा था कि कुछ दिन संजू को अकेले रहने दिया जाए और फिर ऋतु उससे मिल सकती है। और अब तो शायद एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुके थे उस बात को, इसलिए उन्होंने ऋतु को आज बुलाया था। आजा बेटा, अंदर आजा, बाहर क्यों खड़ी है? संजू की मम्मी ने प्यार से ऋतु को घर के अंदर बुलाया। संजू की मम्मी इस वक्त कुछ बैग्स इकट्ठा कर रही थी, आखिर उन्हें बाहर मार्केट जाना था। बड़ी प्यारी लग रही है ऋतु, तेरी हेयर स्टाइल तो बहुत खूबसूरत है। व्यस्त माँ ने ऋतु की ओर एक नज़र देखकर प्यार से कहा। थैंक यू आंटी, ऋतु ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था, शायद संजू और उसके बीच की अनबन की वजह से। आंटी, संजू कहाँ है? उसने पूछा। ओह हाँ, वो ऊपर अपने कमरे में होगा।
नहाने गया हुआ था थोड़ी देर पहले। अब तो काफी समय हो गया है, अब तक नहा चुका होगा। माँ ने कहा, ऋतु सुन, मैं जरा कुछ देर के लिए मार्केट जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आऊंगी। पर तब तक तुम दोनों के पास अकेले में वक्त है। बेटा, संजू थोड़ा परेशान है, तुम तो जानती ही हो, मगर मैं चाहती हूँ कि इस वक्त का फायदा उठाकर तुम दोनों आपस में बात कर लो और अपने बीच की प्रॉब्लम को दूर कर लो। बेटा, तुम समझदार लड़की हो, थोड़ा संजू को समझने की कोशिश करना। यदि मेरे आते तक भी तुम दोनों अपने बीच की प्रॉब्लम नहीं सुलझा सके तो मैं आकर संजू से बात करूंगी और समझाऊंगी, पर बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों इसे खुद सुलझा सको। तुम संजू की सबसे अच्छी दोस्त हो और उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। माँ ने कुछ देर ऋतु की ओर देखा और फिर ऊपर संजू के कमरे की ओर। संजू इस वक्त लड़की के रूप में होगा और शायद उसे ऋतु का इस तरह आना पसंद न आए, मगर संजू को अपने शुभ चिंतकों के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और घर के बाहर कोई यदि संजू के बारे में अच्छा चाहता है तो वो ऋतु ही तो है। यही सोचकर संजू की मम्मी ऋतु को अकेले छोड़कर घर से जाने लगी। आंटी, आप जल्दी आइएगा, ऋतु ने धीमी आवाज में कहा। उसे कहीं न कहीं डर था कि संजू से उसकी मुलाकात अच्छी नहीं गुजरेगी। जब ऋतु संजू के कमरे की ओर बढ़ रही थी तब उसने लगभग अपने मन में तय कर लिया था कि आज वो संजू से लड़कर रहेगी। आखिर उन दोनों के बीच की ये परेशानी उसने तो नहीं खड़ी की थी। वो तो संजू के साथ अच्छे से बात करती थी, वो तो खुद संजू से दोस्ती बनाए रखना चाहती थी और संजू के पहले ही उसने संजू से अपने प्यार का इजहार किया था। और इतने सब के बाद भी वो संजू था जो उससे बात नहीं कर रहा था। अब संजू की जो भी मनोदशा थी, उनसे अनभिज्ञ ऋतु संजू से नाराज थी, और वो आज संजू से लड़कर अपनी दोस्ती वापस पाना चाहती थी। पर कभी लड़ाई करके दोस्ती में जीता जा सकता है? संजू के कमरे की ओर बढ़ते हुए उसे ख्याल आया कि हो सकता है संजू इस वक्त घर में लड़की के रूप में हो। वैसे उसका दिल तो उससे कह रहा था कि वो संजू को लड़की के रूप में नहीं देखना चाहती थी, वो तो अपने दोस्त संजू से उसके उस रूप में मिलना चाहती थी जिसे वो हमेशा से जानती थी। यदि संजू उसे उसी रूप में मिलता है तो उसके लिए संजू से लड़ना और बातें करना आसान होगा। पर अगर वो लड़की के रूप में हो तो क्या उससे उतनी ही आसानी से बात कर सकेगी? खैर, अब जो होना होगा देखा जाएगा, सोचकर ऋतु संजू से मिलने के लिए बढ़ने लगी, और हर एक कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अब वो संजू के कमरे के सामने खड़ी हुई थी, और अब बस उसे उस दरवाजे को खोलना था। दरवाजे के पीछे जो होगा क्या वो उसे देखने को तैयार थी? मन में एक अजीब सी घबराहट के साथ और फिर मन में हिम्मत करके उसने दरवाजे को धीरे से अपने हाथों से धकेल कर खोला। और दरवाजे के पीछे जब ऋतु ने झांक कर देखा तो उसे वहां संजू नहीं दिखा। कम से कम वो संजू नहीं जिसे वो जानती थी। उसे जो दिखा वो तो एक लड़की थी जिसने गहरी हरे रंग की सलवार कुर्ती पहनी हुई थी। देखकर समझ आ रहा था कि वो लड़की अभी अभी नहाकर निकली है और उसने अभी अभी अपने लंबे बालों को सुखाया है। आईने के सामने खड़ी होकर वो लड़की अपने बालों और अपने रूप को निहार रही थी। आखिर ऋतु को जो डर था वो सच साबित हुआ। संजू इस वक्त लड़की के रूप में था, और ऋतु को भी इस वक्त अपने कमरे में अचानक यूं देखकर संजू भी भौचक रह गया। अपने रूप को निहारना छोड़कर ऋतु को देख उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। मौका ही कुछ ऐसा था कि दोनों उस कमरे में अपनी अपनी जगह जैसे बुत बनकर खड़े रहे। दोनों से कुछ कहा नहीं गया, और जैसे एक अंतहीन समय तक दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। दोनों के दिल पर जो गुजर रही थी उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब संजू को इस रूप में देखकर ऋतु कैसे उससे वो बातें करेगी जो वो उससे करना चाहती थी? और संजू किस मुंह से ऋतु से कुछ कहता जब ऋतु ने उसे इस वक्त एक लड़की की तरह खुद को आईने में निहारते हुए देख लिया था। दोनों ही इस वक्त अंदर ही अंदर रो रहे थे, पर ऋतु ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों से छलकने न दिया।
मगर संजू के लिए अपने आंसुओं को रोकना उसके बस में न था और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो तो बस अब खड़े खड़े बिलखना चाहता था, पर यूं सलवार कुर्ती पहने हुए लंबे बालों के साथ यदि वो जोर जोर से बिलख पड़ता तो रितु को यकीन हो जाता कि संजू अब लड़का नहीं रहा और वो पूरी तरह से लड़की बन गया है। संजू की मनोदशा तो वो खुद समझ नहीं सकता था। एक पल पहले जहां वो खुद को आईने के सामने निहारते हुए खुश हो रहा था, वहीं उसके कुछ देर पहले वो बेहद चिंतित भी था जब उसकी मम्मी ने उसके बढ़ते हुए स्तनों के बारे में उसे समझाया था। स्कूल में लड़की बनकर जाने की बात सोचकर कितना परेशान हुआ था संजू। कभी खुद को लड़की के रूप में सोचकर परेशान तो कभी खुश। उसका मन भी कितना चंचल था, पर ऋतु को देखते ही उसके मन में और न जाने क्या क्या विचार आ रहे थे। आखिर में उन दोनों का एक दूसरे की ओर एकटक देखने का सिलसिला संजू ने ही तोड़ा जब उससे रहा नहीं गया और ऋतु से दौड़कर उसके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगा। और वहीं ऋतु अपने से गले लगकर रोते हुए संजू को देखकर बस उसकी पीठ पर दिलासा देती हुई हाथ फेरने के अलावा कुछ न कर सकी। करती भी क्या? उसे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि संजू के यूं रोने का क्या कारण है। और फिर ऊपर से संजू के गले लगने पर जब संजू के स्तन उसके अपने स्तनों से दब गए, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि संजू का शरीर किस तरह वाकई में लड़कियों के शरीर की तरह हो रहा है। न जाने क्यों संजू ने इस वक्त ब्रा नहीं पहना था, पर उस वजह से ऋतु को संजू के स्तनों की नरमी साफ महसूस हो रही थी। ये तो उसका दोस्त संजू नहीं था, ये तो कोई लड़की थी जो उससे लिपट कर रो रही थी। क्या हुआ संजू? ऋतु ने आखिर उससे पहले शब्द कहे। वो तो समझ भी नहीं पा रही थी कि संजू को लड़के की तरह संबोधित करे या लड़की की तरह, क्योंकि उसके आंखों के सामने तो एक लड़की थी। उसे वो लड़के की तरह कैसे संबोधित करे? फिर भी उसने वही किया जो उसे सही लगा। क्या बात है संजू, तू रो क्यों रहा है? उसने फिर संजू से पूछा। बिलखते हुए संजू ने थोड़ा हटकर ऋतु की ओर नम आंखों से देखा और फिर हिम्मत करते हुए उसने वो सारी बातें बताई जो आज सुबह उसकी माँ के साथ हुई थी। किस तरह संजू को गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल में लड़की बनकर जाना पड़ सकता है। किसी भी लड़के के लिए यह बात कहने में बेहद शर्मिंदगी महसूस होती, और फिर वो भी उस लड़की से जिससे उस लड़के को प्यार हो। संजू की पूरी बात सुनने के बाद ऋतु ने संजू के कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़ उसकी आंखों में देख मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? तुझे पता है लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, न सिर्फ स्कूल में बल्कि आस पड़ोस हर जगह। जिसको मजाक उड़ाना है वो तो उड़ाएगा ही, पर तू घबराता क्यों है? मैं रहूंगी न तेरे साथ हर पल, घर हो या स्कूल। और सोच, खुशी की बात तो ये होगी कि तब तू मेरे साथ क्लास में एक बेंच में बैठ सकेगा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके बगल में बैठ सकूंगी। मैं तो सोचकर ही खुश हूँ। ऋतु ने गमगीन माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। ऋतु, तू इतनी गंभीर बात का मजाक मत बना, संजू ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल में हर समय साथ रह सकूंगी, इसमें तुझे मजाक क्या लगता है? या फिर तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानता है? यदि ऐसा है तो बता दे मुझे, ऋतु ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसके मन में भी इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी। ऋतु को इस तरह हंसते देख संजू का भी दिल थोड़ा खुश होने लगा। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर उसे भी अच्छा लग रहा था। आखिर ऋतु से प्यार जो करता था वो, और उसी प्यार की वजह से खिलखिलाती हुई खूबसूरत ऋतु को देखना उसे अच्छा लग रहा था। और उसे ऐसा करते देख अपनी चिंता को भूल उसके अपने चेहरे पर भी एक मुस्कान खिल उठी। और फिर ऋतु ने संजू के हाथों को अपने हाथों के बीच पकड़कर उससे कहा, संजू, मैं सच कह रही हूँ, तू बुरा मत मानना। तेरे दिल में इस वक्त क्या गुजर रही होगी वो मैं क्या कोई भी नहीं समझ सकता, पर मैं तुझे एक बात का वचन देती हूँ। तू मुझे जब और जिस तरह चाहेगा मैं तेरे लिए वैसे ही हमेशा तेरे साथ रहूंगी। यदि जिस बात का आगे चलकर होने का तुझे डर है, उस वक्त मुझे क्या करना होगा मुझे पता नहीं,
पर इतना भरोसा रखना कि मैं तेरा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। ऋतु की यह बात संजू के दिल को छू गई। आखिर वो खुद नहीं जानता था कि आगे वो क्या और कैसे करेगा, तो वो ऋतु से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकता था कि वो सब जानती हो। पर कम से कम वो उसके साथ रहेगी, यही भरोसा तो उसे चाहिए था। ठीक वैसे ही जैसे उसे अपने मम्मी पापा पर भरोसा था। और इस बात को समझते ही उसने खुशी से ऋतु को जोरों से गले लगा लिया। गले लगने पर उसे अब खुद ध्यान आया कि उसके स्तन ऋतु के स्तनों को छू रहे हैं, तो उसे मन में एक उलझन महसूस हुई। पर उसने इस पल की खुशी में उस उलझन को बीच में न आने दिया और ऋतु को कुछ देर तक गले लगाया, जैसे वो ऋतु को दिल से धन्यवाद दे रहा हो। थैंक यू ऋतु, संजू ने प्यार से ऋतु की ओर देखते हुए कहा। दुबली पतली ऋतु के चेहरे की मुस्कान और उसकी खूबसूरती देखकर संजू को ऋतु पर बेहद प्यार आ रहा था। ऋतु भले मुस्कुरा रही थी, पर उसके दिल में अब भी संजू को इस तरह लड़की के रूप में देखकर कुछ असहज भाव थे। पर कम से कम अब दोनों हंसकर बात तो कर सकते थे। अच्छा, थैंक यू वगैरह छोड़, मुझे ये बता कि आज क्या कर रहा है? ऋतु ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी पढ़ाई और फिर मम्मी के कामों में थोड़ी मदद, संजू ने कहा। ऋतु इस वक्त बेफिक्र होकर संजू के कमरे में घूम रही थी। शायद वो संजू के कमरे में क्या है सब कुछ देखना चाहती थी। ऋतु, मुझे तो अभी भी डर लगता है सोचकर कि गर्मी की छुट्टियों के बाद क्या होगा, संजू ने थोड़े धीमे स्वर में अपनी दुविधा बताया। उसने अपने खुले बालों को अपने कान के पीछे करते हुए कहा, तो ऋतु को एक बार फिर लगा जैसे वो एक लड़की से ही बात कर रही है। तू डरता क्यों है? लड़की के रूप में जीवन इतना मुश्किल भी नहीं होगा। बस तुझे, ऋतु अपनी बात कहते कहते रुक गई। उसकी नज़र संजू की अलमारी की ओर गई जो खुली हुई थी। बस तुझे थोड़ी लड़की की तरह जीने की पहले से प्रैक्टिस करनी होगी। लड़कियों के हाव भाव सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा तुझे। और फिर वो संजू की अलमारी में कपड़ों को देखने लगी। लड़कों वालों कपड़ों के अलावा कुछ साड़ियाँ और 5-6 सलवार कुर्ती और उनके दुपट्टे थे उस अलमारी में। संजू की ब्रा भी थी, जिसे ऋतु ने अनदेखा करते हुए सलवार के दुपट्टों को खोल खोल कर देखने लगी। संजू के सलवार कुर्तियाँ थोड़ी पुरानी फैशन की थी, क्योंकि ये सब संजू की मम्मी ने अपनी समझ से संजू के लिए खरीदी थी। नए फैशन की समझ न तो संजू की मम्मी को थी और न ही संजू को। फिर भी ऋतु ने उन दुपट्टों में से एक दुपट्टा उठाया जो कि संजू ने इस वक्त जो कुर्ती पहनी थी उसके साथ के सेट का था, और फिर उस दुपट्टे को लेकर संजू के पास जाकर बोली, संजू, सबसे पहले तो तुझे ये सीखना पड़ेगा कि जिस तरह की सलवार कुर्ती तू पहनता है उसके साथ दुपट्टा बहुत जरूरी है। कहते कहते ऋतु उस दुपट्टे को फोल्ड कर संजू पर पहनाने को आगे बढ़ने लगी। ऋतु, क्या कर रही है यार? मुझे नहीं ओढ़ना कोई दुपट्टा वगैरह, संजू ने ना नुकुर किया। वो कभी दुपट्टा नहीं पहनता था क्योंकि वो अब तक खुद के लड़की होने को स्वीकार नहीं कर सका था। पर संजू के मना करने पर भी ऋतु कहाँ रुकने वाली थी। उसने बड़े ही प्यार से संजू के कंधों पर उस दुपट्टे को रखा और फिर संजू की ओर गौर से देखते हुए बोली, इस दुपट्टे का प्रिंट बहुत ही सुंदर है संजू। इसको फोल्ड करने की बजाय इसे खुला इस तरह रखना अच्छा लगेगा। बस तुझे इस थोड़ा संभालना पड़ेगा। और ऋतु ने उसके दुपट्टे को खोल दिया और वो संजू की बाहों पर फैल गया। सचमुच उस दुपट्टे के फूलों के प्रिंट बहुत खूबसूरत थे। और ऋतु ने संजू को पकड़कर आईने की ओर घुमाया और उसे उसका प्रतिबिंब दिखाती हुई बोली, अब लग रहा है ना तू खूबसूरत। ऋतु के ये कहने पर भी संजू इतना शर्मा रहा था कि वो खुद के प्रतिबिंब को ऋतु के सामने देखने से रोकता रहा। अरे कितना शर्माएगा यार, तू लड़की थोड़ी है जो इतना शर्मा रहा है। अब खुद को देख भी ले, तू कोई दुल्हन थोड़ी है जो अपने दूल्हे को देखने से शर्मा रही हो। ऋतु ने फिर संजू से कहा। ऋतु ने ये ताना जानबूझकर दिया था ताकि संजू को लगे कि शर्माना लड़कियों का काम है और वो खुद को देखने में सहज महसूस करे।
ऋतु की तरकीब काम आई और संजू ने धीरे धीरे अपनी झुकी हुई नजरों को उठाकर खुद को आईने में देखा और बोला, तू बहुत शरारती है ऋतु। मैं क्यों खुद को देखने से शर्माने लगा। और जब संजू ने खुद को आईने में देखा तो उसे सचमुच बहुत सुंदर एहसास हुआ और खुशी में वो हंसते हुए ऋतु की ओर देखने लगा। उसकी नजरों में ऋतु के लिए प्यार था, वैसा प्यार जैसा कि एक बॉयफ्रेंड की नजरों में होता है, मगर ऋतु की नजरें अपने सामने सिर्फ एक लड़की या एक सहेली को ही देख पा रही थी। ऋतु, मुझे दुपट्टा संभालना बड़ा भारी काम लगता है। मुझे नहीं पहनना दुपट्टा वुपट्टा। संजू ने फिर नखरे किए। वो ऋतु को जताना चाहता था कि वो लड़का ही है, मगर सच तो ये है कि भविष्य में संजू लड़का बनकर रहे या लड़की, उसने लड़कियों के परिधानों की कोमलता और खूबसूरती को बेहद करीब से महसूस किया था। कभी साड़ी, तो कभी सलवार, तो कभी नाइटी, उसने उन सब परिधानों के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए थे। यदि वो आगे चलकर लड़के के रूप में भी जीवन बिताता है तब भी उसका इन परिधानों से लगाव ऐसे अब दूर नहीं हो सकता था। इन कपड़ों का नशा ही कुछ ऐसा होता है। वो तो खुद कई बार सोचता था कि क्यों हर लड़का इस तरह के कपड़े नहीं पहनता है। उसे तो समझ नहीं आता था कि क्यों लोग इतने खूबसूरत और कोमल कपड़ों से दूर रहते हैं। काश इस दुनिया में सभी आदमी इस तरह के कपड़े पहनते तो उसे इतना शर्माने की जरूरत ही न पड़ती। संजू अपने विचारों में खोया ही हुआ था कि ऋतु एक बार फिर उठकर संजू की अलमारी की ओर गई और वहां उसकी साड़ियों को छूती हुई बोली, संजू, तुझे पता है मुझे साड़ियों का बहुत शौक है। संजू ने यूं तो सिर्फ एक बार साड़ी पहना था पर उनके प्रति उसका आकर्षण बहुत ज्यादा था। आखिर उसने उस दिन एक आज़ादी महसूस जो किया था साड़ी पहनकर। पर ये बात वो ऋतु से कहना नहीं चाहता था। हाँ, मुझे जरा आइडिया तो था। पता है पिछली दिवाली में जब तूने साड़ी पहनी थी, तू बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो उस शाम को पूरे समय तुझे ही देखना चाहता था, इसलिए तो पूरे समय तेरे पीछे पीछे घूम रहा था मैं। संजू ने हंसते हंसते कहा। हंसते हंसते उसका दुपट्टा उसके कंधे से सरक गया तो उसने बेहद ही खूबसूरत तरीके से उसे अपने कंधे तक वापस उठाया जैसे उसकी आदत हो। हाँ, मुझे भी पता है कि मैं तुझे खूबसूरत लग रही थी। ऋतु भी हंस दी। मैं न बचपन से ही मम्मी की साड़ी से खेला करती थी और मम्मी से जिद करती थी कि वो मुझे साड़ी पहनाए, पर मैं छोटी थी तो मम्मी के दुपट्टों को ही साड़ी बनाकर लपेट लिया करती थी। बड़ा मज़ा आता था। मैं तो बस इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब बड़ी हो जाऊं और अपनी मम्मी की साड़ी पहनूं। ऋतु ने अपने मन की बात संजू से बताई। अक्सर टीन एज में लड़कियों को साड़ियों का बड़ा शौक हो जाता है पर फिर बड़े होते होते मॉडर्न जिंदगी में ये शौक को वो भूल जाती है। पर ऋतु अब तक इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी, उसे तो अब भी साड़ियों का शौक था। फिर वो संजू की ओर देखते हुए बोली, यार बस एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी मुझे बहुत पुराने फैशन के ब्लाउज ही पहनने देती है। तू लकी है संजू जो तेरी मम्मी ने तेरे लिए कम से कम स्लीवलेस और थोड़े डीप नेक वाले ब्लाउज भी तैयार की है। ऋतु बड़ी हसरतों के साथ संजू की साड़ियों के साथ हैंगर में रखे हुए ब्लाउज को देखते हुए बोली। लकी, संजू ने मन ही मन सोच कि ये कैसा भाग्य है, पर उसने ऋतु से कुछ कहा नहीं क्योंकि ऋतु तो अपनी दुनिया में खोई हुई थी। बचपन भी अनोखा होता है, जहाँ एक और इन दोनों के बीच की ये अजीबोगरीब स्थिति थी पर फिर भी उसे बुलाकर इन दोनों का ध्यान कहीं और ही था। संजू, तू बुरा न माने तो मैं तेरी ये साड़ी पहनकर देखूं? ऋतु ने खुशी से पलटकर संजू से कहा और उसके हाथ में एक नारंगी रंग की प्लेन और हल्की साड़ी थी जो संजू ने कुछ दिन पहले खुद पसंद किया था अपनी मम्मी के कलेक्शन में से। मेरी साड़ी? संजू अब ये कैसे कह देता कि हाँ तू मेरी साड़ी पहन ले। मेरी साड़ी कहने में ही उसे शर्मिंदगी महसूस होती। ऋतु की खुशी को देखते हुए फिर भी उसने कहा, तुझे जो पहनना है पहन ले यार, मुझे तो तुझे साड़ी पहने देखकर खुशी ही मिलेगी। और फिर कुछ सोचते हुए उसने ऋतु से कहा, पर तुझे ब्लाउज फिट आएगा?
ऋतु ने संजू के ब्लाउज को खोलकर अपने सीने पर रखते हुए कहा, हम लगता तो है कि आ जाएगा, बस कमर में थोड़ा ढीला हो सकता है। मैं पिन लगाकर टाइट कर लूंगी। तेरे पास सेफ्टी पिन तो है ना? हाँ, वहाँ ड्रावर में होगी, संजू ने इशारे से बताया। संजू के मन में विचार चल रहा था कि कमर तो ठीक है, पर ऋतु के स्तन संजू के स्तनों से बड़े थे, तो क्या वो उसके ब्लाउज में फिट आ जाएंगे? हो सकता है आ भी जाए, क्यों उस दिन जब उसने ब्लाउज पहना था तब उसने अंदर जो पुशअप ब्रा पहनी थी, उसको पहनने के बाद उसके स्तनों का आकार भी ऋतु के बराबर ही हो गया था। ऋतु बहुत खुश थी। वो खुद को स्लीवलेस ब्लाउज पहने देखना जो चाहती थी, पर उसे पहनने के पहले उसे अपनी कुर्ती उतारनी होगी। संजू भले एक लड़की के रूप में है, पर है तो वो लड़का ही, उसके सामने ऐसे कैसे अपने कपड़े उतार लेती वो। संजू तू आंखें बंद करके पीछे पलट जा कुछ देर के लिए। आंखें बंद? मगर क्यों? स्टूपिड, मुझे कपड़े बदलना है तो बदलना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। संजू ऋतु को छेड़ने लगा। देख संजू, मैं मारूंगी तुझे। अब बहस मत कर, मुझे कुर्ती उतारनी है। तू आंखें बंद करके पीछ मुड़ जा। तू नहीं करेगा तो मैं बाथरूम में जाकर बदल लूंगी, ऋतु ने कहा। अच्छा अच्छा, मैं आंखें बंद करता हूँ, पर फिर मुझे पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, संजू ने कहा। तू आंखें नहीं खोलेगा ना? पक्का? नहीं तो मैं तुझे पीटूंगी, ऋतु ने कहा। हालांकि शालीनतावश ऋतु संजू से आंखें बंद करने कह रही थी, मगर दो प्यार करने वालों के बीच ये आंख मिचौली वाला खेल लड़का और लड़की दोनों को ही पसंद आता है। लड़की जानती है कि लड़का कुछ भी हो अपनी आंखें जरूर खोलेगा, तब भी वो लड़के के सामने कपड़े बदलती है, और लड़का भी आंखें बंद करने का नाटक करता है, क्योंकि इस आंख मिचौली के बाद लड़की को भी अच्छा लगता है जब लड़का उसे प्यार भरी नजरों से देखता है। संजू ने अपनी आंखों पर जब अपने हाथ रख दिए तो ऋतु ने दूसरी ओर पलटकर अपनी कुर्ती उतारनी शुरू की। हाँ, वो जानती थी कि संजू उसे देखेगा जरूर, पर वो संजू को सिर्फ अपनी एक झलक दिखलाना चाहती थी। पूरा दीदार तो जब सही समय आएगा तब हो ही जाएगा। थोड़ी शर्माती और थोड़ी जल्दी में उसने अपनी कुर्ती उतारी और ब्लाउज को अपने हाथों में पकड़कर उसकी बाहों को खोल उसमें अपने हाथ डालने के लिए तैयार करने लगी। संजू अपनी उंगलियों के बीच से अपने सामने इस दृश्य को देख रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, पर यह दृश्य बेहद सुंदर था, और संजू को ऋतु को ब्लाउज को पकड़कर देखते हुए अच्छा लग रहा था। हालांकि उसके लिए ये दृश्य इतना भी अनजाना नहीं था। आखिर खुद को ब्रा पहने आईने के सामने खुद को कई बार देखा था और ऋतु भी उससे बहुत अलग नहीं लग रही थी, मगर ये संजू नहीं ऋतु थी, और इस दृश्य का उस पर कुछ असर हो रहा था। ऋतु की ब्रा भी संजू की सामान्य ब्रा की तरह ही थी, पर ऋतु पर उस तरह की ब्रा उसे आकर्षक लग रही थी। वो ऋतु पर मोहित हो रहा था। शायद 30 सेकंड का ये दृश्य जब वो ऋतु को ब्रा में देख सका, उसे ये झलक हमेशा याद रहेगी। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब ऋतु ब्लाउज पहनने लगी तो संजू ने मस्खरी में कहा, यार, ये मुझे आंखें बंद रखने की क्या जरूरत है? तू चुपचाप आंखें बंद रख। तूने आंखें खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऋतु ने ब्लाउज की आस्तीन को ठीक करते हुए कहा और ब्लाउज के हुक लगाने लगी। ब्लाउज उसके स्तनों पर सही फिट आ रहा था। हाँ, कमर जरा ढीली थी उस ब्लाउज की। कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड की खुली आंखों के सामने कपड़े नहीं बदलती, समझा न तू? ऋतु ने नीचे झुककर हुक लगाते हुए बोली। वो तो ठीक है, पर आगे चलकर भी मुझे ऐसे ही आंखें बंद रखनी होगी क्या? संजू ने पूछा। आगे चलकर मतलब यही कि जब हमारी शादी हो जाएगी और जब मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं रहूंगा। संजू के सवाल में मासूमियत थी। मतलब जब तू मेरा पति बन जाएगा? ऋतु हंस दी और बोली, तब तो मैं तुझे अपने उंगलियों पे नचाया करूंगी, और तब भी तुझे ये देखने नहीं दूंगी। ऋतु की बात सुनकर संजू भी हंस दिया। अच्छा, अगर मैं आगे चलकर लड़की बन गया तो?
संजू ने न जाने क्यों बिना सोचे समझे ये सवाल ऋतु से कर दिया। शायद उसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, पर अब मुंह से निकली बात को वापस कैसे लेता। ऋतु जानती थी कि इस सवाल का जवाब देने में वो जितना अधिक समय लगाएगी, दोनों के बीच की स्थिति एक बार फिर असहज हो जाएगी। इसलिए उसने झटपट सोचकर बोली, यदि तू लड़की बन गया तो मैं तुझे अपनी पत्नी बना लूंगी और फिर तुझसे अपनी खूब सेवा करवाया करूंगी, और तब भी तू मुझे ऐसे नहीं देख सकेगा। ऋतु ने अपने ब्लाउज का आखिरी हुक लगाकर जोर से हंसने लगी। उसने परिस्थिति को अच्छे से संभाल ली थी। संजू भी अब जोर से हंस रहा था। ऋतु अब साड़ी के साथ हैंगर में टंगे हुए पेटीकोट को निकालकर अपनी कमर पर लगाकर देखने लगी। शायद इसकी लंबाई उसके लिए थोड़ी ज्यादा होगी, पर थोड़ा ऊपर से पहनने पर वो उसे पहन सकती थी। अब जब ऋतु पेटीकोट बदलने वाली थी तो संजू के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। आखिर ऋतु को अब अपनी सलवार उतार कर पेटीकोट पहनना होगा। उसकी खूबसूरत कमर के साथ अब संजू को छिप छिप कर ऋतु के पैरों को देखने मिलेगा, पर उसके सपनों पर तब पानी फिर गया जब ऋतु ने पेटीकोट को अपने सर से होते हुए पहना और कमर पर लाकर फिर अपनी सलवार को उतारा। अब तू अपनी आंखें खोल सकता है संजू। आखिर में ऋतु ने पेटीकोट पहनने के बाद संजू को परमिशन दे ही दी। अब संजू निश्चिंत होकर ऋतु को निहार सकता था। यकीनन ही ऋतु की कमर संजू की कमर से ज्यादा मोहक थी, और वो प्यार से ऋतु की ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहा है? ऋतु ने संजू से पूछा। बस यही कि तू कितनी खूबसूरत है यार, संजू ने बैठे बैठे ही कहा। और फिर ऋतु साड़ी को खोलकर पहनने लगी। हल्की और आसानी से मुड़ने वाली साड़ी होने की वजह से उसके लिए इसे पहनना आसान लग रहा था, पर बेचारी को साड़ी पहनने की इतनी प्रैक्टिस न थी। अगले 15-20 मिनट तक कभी वो अपने पल्लू की लंबाई सही करती तो कभी अपनी प्लीट को 4-5 बार कोशिश करने के बाद भी उससे साड़ी सही से बंध नहीं रही थी। साड़ी के साथ यूं बार बार संघर्ष करते हुए ऋतु को देखकर संजू खुद को हंसने से रोक नहीं सका। तू हंस क्या रहा है? तुझे साड़ी पहनना आता है तो तू ही पहना दे मुझे, ऋतु ने गुस्से से कहा। साड़ी पहनने का शौक तुझे है, मुझे नहीं। मैंने तो बस एक बार पहना था और वो भी माँ ने पहनाई थी। तू बोले तो माँ को बुला दूं, वो तुझे 2 मिनट में तैयार कर देगी, संजू ने कहा। तेरी मम्मी मार्केट गई है स्टूपिड, ऋतु ने गुस्से से कहा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बस ये प्लीट बन जाए। और ऋतु ने आखिर कई असफल प्रयास के बाद साड़ी को पहन ही ली। परफेक्ट तो नहीं, पर फिर भी कुछ ऐसी कि वो ठीक ही लगे। जब लड़कियां साड़ी पहनने में नई नई होती है तो उनकी वो छोटी छोटी गलतियां भी उन पर प्यारी लगती है। और जब ऋतु तैयार हो गई तो ऋतु से ज्यादा संजू के चेहरे पर खुशी थी। ये सच था कि वो ऋतु को दिवाली के दिन साड़ी में देखकर बहुत खुश हुआ था, और आज तो वो उसे और करीब से देख रहा था। उसने अपने दुपट्टे को संभालते हुए अपनी जगह से उठकर ऋतु के करीब चलकर आया और ऋतु के चेहरे को बड़े प्यार से छूते हुए बोला, तू बहुत सुंदर लग रही है ऋतु। ऋतु के चेहरे को छूते हुए संजू का खूबसूरत दुपट्टा एक बार फिर सरक कर उसकी बाहों पर आ गया, पर इस बार उसने उसे संभाला नहीं। दूर से देखने पर तो वो दोनों सहेलियों की तरह लग रहे थे, पर संजू की आंखों में इस वक्त जो चमक थी वो एक सहेली की नहीं बल्कि एक बॉयफ्रेंड की थी जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से देख रहा था। ऋतु ने भी उस चमक को पहचान लिया था और संजू की नजरों के सामने शर्माने से वो खुद को रोक नहीं सकी, और फिर अपनी साड़ी के पल्लू को लहराते हुए बोली, सच में बहुत सुंदर साड़ी है ये संजू। किसी दिन खास फंक्शन में मुझे पहननी होगी न तो मैं तुझसे ये लेकर जाऊंगी। और फिर ऋतु अपनी जगह पर झूम उठी। तुझे जैसा ठीक लगे, संजू ने खूबसूरत ऋतु को निहारते हुए कहा, और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए साथ चलकर बिस्तर पर बैठ गए। संजू ऋतु की ओर देखने लगा। उसकी साड़ी की सुनहरी बॉर्डर उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी।
शायद संजू इस बात को झुठलाना चाहता था, पर न जाने क्यों उसके दिल में भी इस साड़ी को कभी पहनने की ललक जाग गई थी। पर उसे भुलाकर वो इस वक्त सिर्फ ऋतु पर ध्यान देना चाहता था। ऋतु भी संजू की आंखों में देख रही थी। जहां संजू खोया हुआ था वहीं ऋतु का मन चुलबुलेपन में था। वो अब संजू के इस रूप में रहने के बाद भी अपने स्वाभाविक तरीके से व्यवहार कर रही थी। और फिर उसने संजू का हाथ पकड़कर उससे पूछा, संजू, तू बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछ न, संजू ने कहा। मैं सोच रही थी कि तूने उस दिन जब साड़ी पहना था तब तुझे कैसा लगा था। ऋतु को पता नहीं था कि संजू इस सवाल का जवाब देगा या नहीं। संजू ने अपनी नजरें नीची कर ली। शायद उसे सच नहीं बताना चाहिए, पर उसके दिल ने उससे कहा कि यदि ऋतु से कुछ छिपा कर रखता है वो तो ये उन दोनों के रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। और फिर ऋतु जिस तरह से उसके साथ सामान्य व्यवहार कर रही थी, उसे लगा कि शायद उसे सच बता देना ही उचित रहेगा। ऋतु, पता नहीं मैं कैसे बताऊं तुझे ये बात, संजू कहते कहते चुप हो गया। यार, तू सीरियस बहुत जल्दी हो जाता है, बताना क्या बात है? ऋतु ने संजू की जांघों पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसे वो उसे भरोसा दिलाना चाहती हो कि चाहे जो हो जाए ऋतु उसके साथ है। संजू ने शायद ऋतु का ये भरोसा पहचान लिया था, इसलिए उसने आगे कहा, ऋतु, सच बात तो ये है कि मुझे उस दिन साड़ी पहनकर बहुत अच्छा लगा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। न जाने क्यों उस साड़ी को पहनकर लगा कि वो साड़ी मानो मेरे लिए ही बनी हो। मेरे पास शब्द नहीं है ऋतु, और मुझे ये कहते हुए न जाने क्यों शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, मगर फिर भी उस साड़ी में जब मैंने खुद को देखा था तो खुद को बहुत खूबसूरत महसूस किया था। न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी, और शायद इसी वजह से उस वक्त मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया था। वरना आजकल जो मेरे साथ हो रहा है उसके बाद से मन में एक कुंठा सी हो गई है। पर उस दिन जैसे वो कुंठा खत्म सी हो गई थी, जैसे मम्मी और फिर पापा दोनों ने ही मुझे उस दिन प्यार दिया था, जो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई परेशानी ही नहीं है मेरे जीवन में। यदि मैं पूरा सच कहूँ तो उस दिन साड़ी पहनकर मुझे ये लगा ही नहीं कि ये लड़कों की नहीं लड़कियों के लिए बनी है। मेरे लिए तो वो बस एक कपड़ा थी जिसने मुझे एक खूबसूरत एहसास दिया था, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया था। ये सच है कि मुझे लड़कियां और खासकर तुम साड़ी में बहुत आकर्षक लगती है, मगर मेरे लिए अब साड़ी सिर्फ लड़की मात्र के लिए बना हुआ लिबास नहीं है। अब तो मुझे लगने लगा है कि कोई लड़का भी उसे पहने तो उसमें कोई बुराई नहीं है, यदि वो उसे खूबसूरती का एहसास दे। शायद मैं अपने अंदर जो चल रहा है उसे जायज ठहराने के लिए ये कह रहा हूँ, पर मेरे लिए ये जानने का भी कोई तरीका नहीं है कि मेरी सोच के पीछे यही कारण है। मैं तुझसे उम्मीद नहीं करता ऋतु कि तू ये सब समझ सके, पर तू समझ सके तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। क्या तू समझ रही है ऋतु? जब तक संजू अपनी बात कह रहा था तब तक ऋतु बड़े ही प्यार से संजू के हाथों को पकड़े हुए उसे एक टक देख रही थी। शायद वो संजू के मन की बात पूरी तरह तो नहीं समझ सकती थी, पर वो कोशिश जरूर कर रही थी। संजू ने जो साड़ी के बारे में कहा था उसको वो खुद कुछ अलग तरीके से महसूस किया करती थी। साड़ी पहनकर वो न सिर्फ खूबसूरत महसूस किया करती थी, बल्कि साड़ी उसे एक आभास दिलाती थी कि वो अब बड़ी हो गई है और अपना अच्छा बुरा भी समझ सकती है। भले वो 14 वर्ष की हो, पर फिर भी साड़ी उसके लिए एक औरत बनने की ओर पहला कदम थी, और शायद इसलिए उसका भी आत्मविश्वास बढ़ जाता था। संजू की बात खत्म होने के बाद वो कुछ देर तक लगातार संजू की आंखों में देखते रही और फिर उससे बोली, तू सही कहता है संजू, यदि साड़ी पहनकर किसी लड़के का आत्मविश्वास बढ़ता है तो उसमें बुराई कैसी? वैसे भी साड़ी ये तो नहीं कहती कि उसे कौन पहन सकता है। वो तो मोटे पतले लंबे छोटे सब तरह के इंसान पर अच्छी लगती है। ऋतु की बातें सुनकर संजू की आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए। वो आंसू खुशी के आंसू थे, पर ऋतु उसे ऐसे कैसे रोने देती? ऋतु ने तुरंत कहा, यार,
तू इतना इमोशनल क्यों हो जाता है? तुझे साड़ियाँ अच्छी लगती है तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है ना? वो कैसे? संजू ने उससे पूछा। अरे, कितना सिंपल है। जब हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों मिलकर खूब सारी साड़ियाँ खरीदेंगे। ऐसे में हम दोनों के पास डबल कलेक्शन होगा ना? सोच मेरे पास भी कितनी चॉइस होगी। बस हर साड़ी के लिए 2 ब्लाउज सिलाने पड़ेंगे। रितु कहते कहते खिलखिलाकर हंसने लगी। संजू भी रितु को इस तरह हंसते देख खुशी महसूस करने लगा। तुझे पता है रितु, तू पूरी पागल है। संजू ने रितु से कहा। पागल ही सही। अच्छा साड़ी खरीदने तक तो सही है मगर मेरी एक शर्त रहेगी, रितु ने कहा। कैसी शर्त? संजू थोड़ा उत्सुक था जानने के लिए। मेरी शर्त ये है कि हम दोनों के ब्लाउज में मेरे ब्लाउज ज्यादा सेक्सी होने चाहिए। पता है उस दिन तुझे इतनी डीप बैक वाले ब्लाउज पहने देखकर मुझे कितनी जलन हो रही थी। सुपर सेक्सी लग रहा था तू, रितु बोली। रितु, आज ना तू मेरे हाथ से मार खाएगी। संजू हंसते हुए रितु को मारने का नाटक करने लगा। और फिर यूं ही दोनों मस्ती करने लगे। देख संजू, मार तो तुझे पड़नी चाहिए, रितु ने उंगली दिखाकर संजू से कहा। मुझे क्यों पड़नी चाहिए? संजू ने पूछा। बताती हूँ, पर मेरे पास तुझे मारने से भी ज्यादा अच्छा तरीका है, रितु बोली। अच्छा क्या करेगी तू? संजू ने जैसे रितु को चैलेंज किया। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच भी पाता रितु ने अपना एक हाथ संजू के पेट पर से होते हुए उसके दुपट्टे के अंदर डाला और फिर संजू के स्तनों को छूते हुए उसके निप्पल को अपनी उंगलियों से पकड़कर उसे मसल दिया। आउच! संजू ने एक दर्द भरी आवाज निकाली और झट से अपने सीने पर हाथ रखा जैसे कोई लड़की इस स्थिति में करती। पर ऐसा करने वाली उसकी सहेली थी इसलिए शायद उसने इतना बुरा नहीं माना। पर ऐसा करने के लिए रितु को सजा तो मिलनी ही थी। रितु भी ये जानती थी इसलिए वो तुरंत उठकर दौड़ पड़ी। साड़ी पहनकर वो बहुत तेज तो नहीं भाग सकती थी फिर भी किसी तरह वो हंसते हुए अपनी साड़ी संभाले संजू के कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे की ओर भागने लगी। संजू भी उसके पीछे उठ उसके पीछे दौड़ने लगा और उसके मुंह से निकल पड़ा। रितु की बच्ची, रुक अभी मजा चखाती हूँ तुझे। बहुत शैतान हो गई है तू। सहसा ही संजू लड़की बन गया था, पर उसने अभी जो कहा उसके बारे में न रितु ने सोच और न संजू ने। दोनों तो अभी दौड़ रहे थे। जहाँ रितु साड़ी पहने दौड़ रही थी, वहीं संजू सलवार कुर्ती में, मगर उसका दुपट्टा यूं उसके दोनों हाथों पर फैला हुआ था और इतना लंबा था कि उसे संभालते हुए उसके लिए भी दौड़ना इतना आसान नहीं था। और आखिर में संजू रितु तक पहुंच ही गया और उसने रितु को कमर से पकड़ लिया। संजू की बाहों में थी रितु अब। दोनों ही हाँफ भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में। ये किशोरावस्था का प्यार भी कितना पवित्र होता है ये इन दोनों को देखकर समझ जा सकता था। जो रितु ने अभी संजू के साथ किया था उसमें कामुकता कम थी और शरारत ज्यादा। क्यों की तूने ऐसा? संजू ने रितु से गुस्से से पूछा पर गुस्से के साथ साथ चेहरे पर मुस्कान भी थी। बताती हूँ, जरा सांस तो लेने दे, रितु ने हौंसते हुए कहा। और फिर अपनी साड़ी के पल्लू को संभालती हुई बोली, 2 कारणों से किया मैंने ऐसा। पहला तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझे देख रहा था जब मैं कपड़े बदल रही थी। उसी की सजा थी ये। रितु की बात सुनकर संजू थोड़ा झेप गया कि रितु को ये कैसे पता चल। और दूसरा कारण क्या था ये करने का? संजू ने फिर पूछा। दूसरा कारण ये है डियर संजू, इससे तुझे सबक मिलेगा कि हमेशा ब्रा पहननी चाहिए, रितु नखरे दिखाती हुई बोली। कभी 2 प्यार करने वालों को ऐसी बातें करते सुना है आपने? यकीनन ही रितु के दिल में संजू के लिए बचपन से न जाने कितना प्यार रहा होगा कि वो संजू के साथ ऐसी बातें भी कर पा रही थी और बुरा भी नहीं मान रही थी। कम से कम उसने संजू को जताया तो नहीं। घर में इस वक्त संजू की मम्मी तो थी नहीं इसलिए घर में दोनों की मस्ती और छेड़खानी चलती रही। दोनों बचपन से ही ऐसे थे।
एक दूसरे को परेशान भी बहुत करते थे और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। ये बचपन का साथ अब किशोरावस्था में प्यार में जरूर बदल रहा था, मगर फिर भी वो बचपन की ही उनकी आदतें और शरारतें थी जो उनके प्यार को और परिपक्व भी करती थी। इसी मस्ती के बीच अचानक ही रितु ने एक सवाल संजू से किया। संजू, तूने कभी उन्हें छूकर देखा है? रितु का इशारा संजू के स्तनों की ओर था। ये कैसा सवाल है? ये तो वही बात हुई जैसे पूछ रहे हो कि क्या तूने कभी अपनी नाक को छुआ है। अब खुद के शरीर को कम से कम नहाते वक्त तो हर कोई छूता है। मैं वैसे छूने की बात नहीं कर रही स्टूपिड, तो कैसे छूने की बात कर रही है? संजू समझ तो गया था पर नासमझी का नाटक कर रहा था। मेरा मतलब है कि कभी अकेले में उन्हें अपने हाथों से छूकर देखा है? रितु किसी तरह से बताने लगी पर फिर झुंझलाकर बोली, क्या यार तू समझता क्यों नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं, मैंने कभी अकेले में नहीं छुआ है उन्हें। संजू शायद सच ही कह रहा था। गुड, कभी छूना भी मत। हमारे क्लास की स्टूपिड लड़कियां भी न कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती है और फिर क्लास में आकर बताती है। उफ, मुझसे तो सुना भी नहीं जाता। रितु झुंझलाती हुई बोली। संजू का दिल तो चाह रहा था कि रितु से पूछे कि क्या उसने कभी खुद को वैसे छुआ है, पर उसने उस बात को वहीं छोड़ देना उचित समझा, क्योंकि उसकी सुबह सुबह के कठोर निप्पल वाली परेशानी की बात या उससे जुड़ी कोई भी बात करने की इस वक्त इच्छा नहीं थी। और फिर दोनों सोफे पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। क्योंकि संजू ने आज बालों को खुला रखा था और ऊपर से नीचे दौड़ते हुए आने की वजह से वो बिखर भी गए थे और उसके चेहरे के सामने भी आ गए थे। उन बालों के साथ और अपने सुंदर कपड़ों में संजू के हाव भाव स्वाभाविक रूप से लड़की की तरह ही लग रहे थे और अब तो उसे इसका आभास भी नहीं था। लड़कियों की तरह ही वो अपनी कुर्ती को ठीक करता, पैरों को पास पास रखता, समय समय पर अपने बालों को चेहरे से हटाकर अपनी उंगलियों से कान के पीछे करता और अपने दुपट्टे को बार बार उठाकर कंधे पर लाता और सामने अपने सीने पर खींचकर उस दुपट्टे से सीने को ढंकता। रितु के साथ अब जब सभी कुछ ठीक था और वो दोनों अच्छी तरह बातें कर रहे थे तो संजू को अब रितु के सामने ऐसा सब करते हुए कुछ ख्याल भी न रहा कि वो क्या कर रहा है। बस वो बोल लड़कों की तरह रहा था। रितु ने ये सब नोटिस किया था। ऐसा नहीं है कि उसके मन में दुविधा नहीं उठ रही थी, पर इतने समय बाद संजू के साथ उसे हंसने का मौका मिला था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। शायद अपने मन में चल रही बातों को वो बाद में सोचेगी। रितु और संजू दोनों ही न जाने कितनी देर तक बातें करते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले किया करते थे। और इन्हीं बातों के बीच रितु ने संजू से कुछ कहा जो वो बहुत देर से कहना चाहती थी। संजू, तुझे पता नहीं है कि तुझसे आज इतने समय बाद बातें करके मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझसे प्रॉमिस कर कि आगे से तू मुझसे ऐसे बातें करना बंद नहीं करेगा। आई प्रॉमिस, संजू ने रितु को आश्वासन दिया। ठीक है, तो अब से मैं लगभग रोज तेरे घर आया करूंगी। हम दोनों मिलकर साथ में पढ़ाई किया करेंगे। हो सकता है तेरे साथ रहकर मेरे नंबर भी अच्छे आने लग जाए। मेरी मम्मी तो बस मेरे पीछे पड़ी रहती है कि मैं संजू के जैसे क्यों नहीं पढ़ सकती। मेरी मम्मी भी न मेरी जान ले लेती है। और फिर मैं आया करूंगी तो तेरा भी फायदा है। मेरा क्या फायदा है? संजू ने आंखें घुमाते हुए कहा जैसे कि रितु को छेड़ रहा हो। देख, ज्यादा नखरे मत दिखा। हाँ, मैं आया करूंगी तो यदि आगे चलकर तुझे स्कूल और सोसाइटी में लड़की बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी तो वो सब तू मुझसे सीख सकता है। मैं सिखाऊंगी तुझे कि कैसे करना है ये सब। रितु मुस्कुरा कर बोली। रितु ने अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर किया था। उसने ये नहीं कहा कि संजू जब आगे लड़की बन जाएगा। उसने जो कहा उससे संजू बुरा मान जाए, इसकी संभावना कम थी। तुझसे सीखूं मैं एक्टिंग? तू तो पूरी ड्रामा क्वीन है। तेरी तरह की एक और लड़की दुनिया में आ जाए तो न जाने दुनिया का क्या होगा। संजू हंस दिया पर मन ही मन वो रितु को धन्यवाद भी दे रहा था।
दोनों यूं ही अपनी बातों में मशगूल थे, तभी संजू की माँ मार्केट से वापस आ गई। उन्होंने जब दोनों को साथ में हंसते हुए बातें करते देखा, तो उन्होंने खरीदा हुआ सारा सामान एक कोने में रखा और दोनों बच्चों से कहा, लगता है तुम दोनों की आपस में सुलह हो गई। चलो अच्छा हुआ। तुम दोनों ऐसे साथ में बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, आंटी, अब सब प्रॉब्लम दूर हो गई है, रितु ने चहकते हुए कहा। रितु, संजू की माँ ने रितु को साड़ी पहने देखकर कहा, वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू साड़ी में। तुझे तो साड़ी पहनना अच्छी तरह आता है। तारीफ सुनकर रितु थोड़ी झेप गई क्योंकि उसने ये साड़ी सिर्फ संजू को दिखाने के लिए पहनी थी। अब संजू की माँ के सामने वो कुछ बहाना बनाने की कोशिश करने लगी। वो, आंटी जी, बस ऐसे ही, पर रितु के मन में कोई बहाना न सुझा। जो भी है, बड़ी प्यारी लग रही है तू। संजू की माँ सुधा ने प्यार से रितु के गालों को छूते हुए कहा। रितु तो बेचारी शर्म से लाल हो रही थी। रितु और अपनी माँ को इस तरह प्यार से देखकर संजू खुश भी था, पर उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। आखिर उसने भी आज पहली बार दुपट्टा पहना था, और उसे पता भी था कि वो दुपट्टा ओढ़कर कितना सुंदर लग रहा है, पर उसकी माँ ने उसे अब तक नोटिस तक नहीं किया। शायद उसकी आंखों की हसरत सुधा ने संजू की ओर देखते ही पढ़ ली थी, इसलिए तो उन्होंने फिर संजू की ओर देखते हुए कहा, ऋतु, मेरी बेटी को देख रही है। आज इस दुपट्टे के साथ कितनी खिली खिली लग रही है। मैंने तो इसके बारे में सोचकर ही खास ये सलवार कुर्ती और दुपट्टा खरीदी थी, पर आज के पहले ये पहनती ही नहीं थी। आज पहनी है तो देखो इसकी सुंदरता कितनी बढ़ गई है। सुधा संजू के बारे में अपने बेटे नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह बात कर रही थी, पर संजू को बुरा न लगा। वो तो बस शर्मा कर अपनी नजरें झुकाकर अपने दुपट्टे को पकड़ उसे संभालने लगा। मेरी किस्मत तो देखो, कितनी प्यारी प्यारी दो बेटियां हैं मेरे पास, सुधा ने कहा और संजू और रितु दोनों को अपने पास ला गले लगा लिया। और फिर उसके बाद रितु ने सुधा से कहा, आंटी, आपकी बेटी है तो बहुत सुंदर, मगर आंटी, आपको उसके लिए नए फैशन के सलवार सूट भी लेने चाहिए ना। हम तो बात तो सही कहती है, पर मुझे ज्यादा समझ नहीं है नए फैशन की। हम ऐसा करते हैं किसी दिन सभी साथ चलते हैं और संजू के लिए नए सूट खरीदेंगे, माँ ने कहा। संजू को ये सब सुनकर अच्छा भी लग रहा था पर उसे शर्म भी बहुत आ रही थी, इसलिए तो वो अब तक चुपचाप मुस्कुरा बस रहा था। हाँ, आंटी, बड़ा मजा आएगा शॉपिंग करने में, रितु बोली और फिर संजू की ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़कर बोली, आंटी, सच कह रही हूँ, आज मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई है जिसके साथ मैं सभी तरह की बातें कर सकती हूँ, और मुझे यकीन है कि हम दोनों सहेलियाँ मिलकर खूब इंजॉय करेगी। मैं सही कह रही हूँ ना, संजू? अभी भी नजरें झुकाए हुए संजू ने धीमी सी आवाज में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हम। उसके इस छोटे से शब्द में बहुत बड़ी स्वीकृति थी। शायद अब रितु के साथ वो उसकी सहेली भी बनकर रहने को तैयार हो चुका था। उसकी ये स्वीकृति रितु और सुधा दोनों ने पढ़ ली थी। कोई और खुश हो या ना हो, मगर सुधा इस बात से सबसे ज्यादा खुश थी।